This is your question. You have n CPUs and maximum and minimum number of process you have to tell कि ready, running and wait states में कितनी हो सकती है. बताइए आप लोग. मैम रेडी में तो कितनी भी हो सकती है, n हो सकती है, n जितने मैक्सिमम प्रोसेस. रेडी है, हम मिनिमम लिखना है and this is maximum. ठीक है, रेडी में कितनी हो सकती है? मिनिमम 0. हाँ 0. मैक्सिमम n n तो सीपीयू है और मेन मेमोरी की प्रोसेस है, उसका सीपीयू से क्या लेना देना? सीपीयू चाहे 1 और उससे क्या लेना देना? तो दैट डिपेंड्स ऑन द मेन मेमोरी साइज ऑफ द मेन मेमोरी. क्वेश्चन है कितनी प्रोसेस है ना? एनी नंबर ऑफ वी डोंट नो, मतलब हमें रैम का साइज नहीं पता तो एनी लिख देंगे. ठीक है, this is 0 and it can be any, we don't know the size of RAM. Then running state पूछिए. ठीक है, run state में how many processes can be there? 0 minimum हो सकता है कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रही है. और मैक्सिमम कितना होगा? n. ठीक है, क्योंकि n सीपीयू है तो मैक्सिमम आपके जितने नंबर ऑफ सीपीयू की प्रोसेस रन हो सकती है. देन वेटिंग क्यू में 0 हो सकता है, कोई भी प्रोसेस वेट नहीं कर रही हो. And then maximum कितनी हो सकती है waiting queue में? That depends on the size of the memory. So we don't know the size of memory, तो हम लिख देंगे any. ठीक है, any number. So this any depends on what? What is this any we are writing? Any depends. Size of main memory. Depends on maximum degree of multi-programming. ठीक है, जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. Now one question is n processes are in ready state डुअल कोर प्रोसेसर है. ठीक है, 2 सीपीयू होते हैं, दैट मींस डुअल कोर है आपका, 2 कोर्स हैं. n processes are in ready queue and there are 2 CPUs. इसको हम मेन मेमोरी कर लेते हैं. Then what is the degree of multi-programming? And also count the minimum and maximum processes which remain in ready, running and waiting queue. Wait states. So this is your next question. So there are n processes in main memory and there are 2 CPUs. Then what is the degree of multi-programming? And also you have to find out the minimum and maximum processes
which can remain in ready, run and wait states. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, बताइए क्या होगी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? Yes, you are getting my voice, na? Ma'am, N. N. Because we have n processes in main memory, so the degree of multi-programming is n. Now we have to find out the minimum and maximum. Ready, run and wait state. ठीक है, so minimum क्या हो सकता है ready state में? 0, 0 and 0. ये तो सब 0 रहेंगे minimum. Then maximum बताइए. How many processes can be in ready state? So there are n processes. 2. n है ना? हो सकता है सारी की सारी जितनी प्रोसेसेस हैं सब रेडी में ही है, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, नो वन इज वेटिंग फॉर सीपीयू. ठीक है, तो ये भी n होगा, मैक्सिमम ये भी n हो सकता है, और रेट क्या हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ये भी है. n n n ये आपका आंसर होगा. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? मैम रन तो एक टाइम पे 2 ही हो सकती है ना, तो सीपीयू है तो दो सीपीयू है तो एक टाइम पे 2 प्रोसेस हो सकती है, ये मैक्सिमम n हो सकती है. ठीक है, यस मैम. है ना? Is there any doubt? इस तरह से क्या? No, ma'am. ठीक है, so these are the numericals which can be asked on this particular topic. Now we'll see what are the different types of processes. This we have discussed, लेकिन मैं थोड़ा सा like डिटेल्स में आया. Now processes can be of 2 types: CPU bound and one is input output bound. ठीक है, जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती है, CPU bound and input output bound. CPU bound प्रोसेस क्या होती है? The processes which require more amount of CPU time are known as CPU bound processes. ऐसी प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज करेंगे, इनपुट आउटपुट मतलब रिक्वायरमेंट की निल होती है या जीरो होती है, those processes are known as CPU bound processes. जिनको CPU रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, जिनको एग्जीक्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है. कुछ प्रोसेस होती है इनपुट आउटपुट बाउंड, मतलब वो एग्जीक्यूशन कम करती है बट दे रिमेन इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में ज़्यादा बिजी रहती है. those processes are known as input output bound processes. So the processes which require more amount of CPU time are known as CPU bound processes, and the processes which require which spend more time block and wait state. The process इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करती है तो वो ब्लॉक एंड वेट स्टेट में चली जाती है. तो ऐसी प्रोसेस जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्लॉक एंड वेट स्टेट में स्पेंड करती है उनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस. एंड दीज प्रोसेसेस require
total amount of input output करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं these processes spend, आप बताइए क्या लिखेंगे, spend more time in which state, spend more time in the, बताइए क्या लिखना है आगे, कौन सी स्टेट है, यस यहाँ पर क्या आएगा, रन स्टेट, रनिंग स्टेट, ठीक है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस है या तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं सीपीयू बाउंड, दैट मींस कोई प्रोसेस अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सीपीयू यूज करने में स्पेंड कर रही है, तो दैट मींस रनिंग स्टेट में ज्यादा है। प्रोसेसेस जो अपना ब्लॉक इन वेट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में, उनको इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। Now schedulers I have discussed. Yes, ma'am. ठीक है, हमने एक शॉर्ट में जैसा डिस्कस कर रहे थे। So there are 3 types of schedulers. So this is long-term scheduler. It's also known as job scheduler. Now what is the use of long-term scheduler? बताइए। क्या करता है long-term scheduler? Bring more and more processes into the main memory, है ना? Yes, ma'am. It is responsible for creating, because जब तक आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में वो प्रोग्राम कहलाएगा, जैसे ही वो मेन मेमोरी में आएगा तो हम उसको प्रोसेस बोलने लगते हैं। तो हम बोल रहे हैं इट इज responsible for creating and bringing the new processes to the main memory. हमने क्रिएटिंग वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज प्रोग्राम जब तक हार्ड डिस्क में है वो प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही उसको आप मेन मेमोरी में लाते हैं इट इज नोन एज प्रोसेस, इसलिए हम बोल रहे हैं क्रिएट करता है, प्रोसेस क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हार्ड मतलब आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स को लेकर आता है। दिस इज द वर्क ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये स्लो भी होता है काफी, ठीक है, एंड इट इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। So the degree of multi-programming depends on long-term scheduler, है ना? Degree of multi-programming किस पर डिपेंड करती है? Long-term scheduler. Then second we have short-term. This is also known as CPU scheduler. Short-term scheduler को हम CPU scheduler भी बोलते हैं। So this it is responsible for selecting one of the processes from ready queue, one or more भी लिख सकते हैं, because it depends on the CPU. अगर ज़्यादा CPU तो हम उतने number of processes को select करेंगे। अगर there is only one uniprocessor system है, so उसके टर्म में अगर हम बात करते हैं, then it is responsible for selecting one of the processes in ready queue for scheduling ठीक है, it is responsible for selecting one of the processes in ready state for scheduling to the running state। मतलब ready state से हम running state में ले जाते हैं किसी प्रोसेस को, that is done by short term scheduler।
that is assigning CPU. And therefore, it is also known as CPU scheduler. Then third जो होता है, its speed is greater than long term scheduler as well as middle term scheduler. बहुत fast होता है ये. Then third जो है, that is middle term scheduler. Middle term या medium term भी बोलते हैं. So it is responsible for suspending and resuming. It is responsible for suspending and resuming the processes. ठीक है, जैसे आपकी प्रोसेस सीपीयू को असाइन की हुई है, ठीक है, then it is not that process wants to perform some input and output operations. Then middle term scheduler क्या करेगा, उस प्रोसेस को सस्पेंड कर देगा और वेट एंड ब्लॉक स्टेट पे ले जाएगा. जैसे ही वो अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म फिनिश कर दिए, देन मिडिल टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, अगेन उस प्रोसेस को ले जाएगा रेडी स्टेट में. ठीक है, सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग का जितना भी टास्क होता है दैट इज परफॉर्म बाय मिडिल टर्म शेड्यूलर. But this is also जो ये टास्क परफॉर्म कर रहा है दैट इज आल्सो नोन एज स्वैपिंग भी बोलते हैं हम इसको. स्वैप करना मतलब स्वैप का मतलब समझते हो, जैसे ये है, जैसे यहाँ ए लिखा है बी लिखा, तो आप उसको यहाँ ले गए इस प्रोसेस को, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम चेंज करते हैं, एक प्लेस से दूसरी लोकेशन पे ले जा रहे हैं, दैट इज नोन एज स्वैपिंग. तो स्वैपिंग का काम करता है मिडिल टर्म शेड्यूलर, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा रहा है, सस्पेंड एंड रिज्यूमिंग. And here is called as swapping. This is also known as swapping. Swapper भी बोल सकते हैं. Now we have dispatcher also. ये तो schedulers हो गए. Then we have dispatcher. Dispatcher क्या होता है? Now it is responsible for performing context switching. हम डिस्कस करेंगे context switching क्या है. It is responsible for performing ठीक है. कॉन्टेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, है ना. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बताइए. व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? This we have discussed ना in the previous class, last class. देखिए लिखा हुआ है. ठीक है, ये हमने प्रोसेस देखा था, देन एट्रीब्यूट्स देखे थे प्रोसेस के, देन हमने देखा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. देन व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस के एट अ पर्टिकुलर टाइम जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, किस स्टेट में है, उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, देन उसके रजिस्टर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, मेमोरी डिटेल्स क्या है, प्रायोरिटी क्या है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ऑल द डिटेल्स. उसकी आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी दैट इज यूनिक नंबर. सो दोज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उसको. ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट को हम किसमें स्टोर करते हैं? पीसीबी में स्टोर करते हैं. तो हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, अपना खुद का एक कॉन्टेक्स्ट होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज डिस्पैचर? डिस्पैचर क्या होता है? इट इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, नाउ विल डिस्कस व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. Then it is dispatcher it is also responsible for loading
ठीक है, जो सिलेक्टेड जॉब है जिसको मीडियम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे ले जाने के लिए, वो सिलेक्टेड जॉब को सीपीयू असाइन करने का काम डिस्पैचर का होगा। ठीक है, डिस्पैचर इज रिस्पांसिबल फॉर लोड करता है सिलेक्टेड जॉब को, सीपीयू असाइन करता है। ठीक है, ये डिस्पैचर का टास्क होता है। तो आप ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, रिस्पांसिबल फॉर सिलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग टू द, इसने सिलेक्ट किया तो डिस्पैचर उसको सिलेक्टेड जॉब को लोड कर देता है। ठीक है, सीपीयू असाइन कर देता है। Now we'll discuss context switching. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूछ लेते हैं कई बार, वाइवा में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉन्टेक्स्ट, ये एक एक्स लिखा हुआ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ठीक है, ये आपकी रनिंग स्टेट है। सपोज रनिंग स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं, P1 ऑलरेडी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, P1 इज एग्जीक्यूटेड। नाउ P2 एक प्रोसेस अराइव होती है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि P1 वांट्स टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। अब इस टाइम पे क्या होता है, P1 जैसे ही पास आएगा P2 को लोड करना है, तो P1 का जो करंट स्टेटस है उसको सेव करना पड़ेगा, है ना, सेविंग द करंट स्टेटस। ठीक है, उसके पीसीबी में जो भी पीसीबी में अपडेट करना पड़ेगा, उसका जो करंट स्टेटस है वो आपको पीसीबी में अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करेगा, सेविंग द करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे ये सेव करेगा और P2 को लोड करना पड़ेगा, नई प्रोसेस आई है तो देन उसको लोड करना होगा। प्रोसेस को मेमोरी में लोडिंग करना है, लोड करना है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज, मतलब एक प्रोसेस से आप मतलब एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर रहे हो और दूसरे प्रोसेस को आप लोड कर रहे हो मेमोरी में। दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। Saving the context of one process and loading the, ठीक है, लोडिंग आप जैसे कोई नई प्रोसेस आएगी उसके कॉन्टेक्स्ट को लोड करना पड़ेगा, उसके पीसीबी को लोड करना पड़ेगा, उसके करंट स्टेटस क्या है, यूनिक आईडी, देन प्रोग्राम काउंटर क्या है, सब कुछ चेक होगा। तो मतलब लोडिंग ऑफ पीसीबी एंड सेविंग द करंट स्टेटस या पीसीबी ऑफ अ करंट प्रोसेस। ठीक है, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, एट्रीब्यूट्स। कॉन्टेक्स्ट आर नोन एज एट्रीब्यूट्स, ना एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। So we are saving the attributes of one process and we are loading the attributes of the PCB of other process. This is known as context switching. स्विच करना मतलब एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे स्विच करना। Are you getting? हम क्यों यूज कर रहे हैं ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब हम एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे स्विच कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग ऑन वन प्रोसेस, आपने उसका सेव किया स्टेटस, देन यू आर स्विचिंग टू सम अदर कॉन्टेक्स्ट, सम अदर प्रोसेस, so it is known as context switching. Is there any doubt in this? No, ma'am.
at this context switching time. Is considered as an overhead for the system. है ना, बिकॉज टाइम वेस्ट तो हो रहा है ना, एक आप उसको अपलोड करोगे, कुछ टाइम उसमें लगेगा, देन यू सेव कर रहे हो, देन अपलोड कर रहे हो किसी और प्रोसेस को, तो ये स्विचिंग करने में जो टाइम वेस्ट होता है, ये एक तरह का ओवरहेड होता है। दिस इज बर्डन फॉर द सिस्टम। ठीक है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। हम सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। I'll start the next class में ये टॉपिक उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, so I'm taking attendance। एक काम करती हूँ, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ अटेंडेंस। स्टूडेंट का जो है 118। टोटल 118 स्टूडेंट्स present। ठीक है, so thank you so much, we'll meet in the next class। Thank you. Thank you, ma'am. And keep on revising the topics which we have done till now। ठीक है, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.